बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 18 इस पाठ में हम ग्रहों की युतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले पाठ में हमने स्थिति की बात की, उससे पिछले पाठ में हमने दृष्टि की बात की। अंतर्जातनीय, अगर आप उन दो पाठ को आप ध्यान से सुनते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। युति दो या दो से अधिक ग्रहों की हो, उसको हमने कैसे समझना है। सबसे पहले हमारे मन में 3-4 बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो जल्दी पकड़ में आएगी बात। सबसे पहले है नैसर्गिक। इस शब्द का प्रयोग हम अक्सर करते हैं कि जिन ग्रहों की युति है वो ग्रह नैसर्गिक तौर पर शुभ हैं या अशुभ हैं। उनके जो उन्होंने युति बनाई है, संबंध बनाया है युति के साथ द्वारा, तो जो चाहे दो हैं चाहे दो से अधिक हैं, वो आपस में क्या संबंध रखते हैं नैसर्गिक तौर पर, वो शुभ है या कि अशुभ है। और दूसरी तात्कालिक। नैसर्गिक के बाद हमने ये देखना है कि वो जिस कुंडली की हम में देखना चाहते हैं उस कुंडली में तात्कालिक तौर पर वो शुभ ग्रह कहीं अशुभ तो नहीं हो गए, अशुभ ग्रह कहीं शुभ तो नहीं है। तात्कालिक तौर पर उनका आपस में क्या संबंध है और तात्कालिक तौर पे वो क्या महत्व रखते हैं। वो अशुभ होने के साथ साथ इस कुंडली में, इस पत्रिका में शुभ भी हैं, या शुभ होने के साथ साथ इसमें पत्रिका में अशुभ फल दे रहे हैं। और तीसरा जो है वो है काल पुरुष की। तीसरी बात जो है वो यह है भी इनका काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक क्या इसको महत्व है, कौन से स्थान का यह स्वामित्व रखते हैं काल पुरुष की कुंडली में। चौथी बात जो है स्थिति है। चौथी बात जो है स्थिति है। स्थिति किसकी? जो ग्रह युति बना रहे हैं, युति जो बनी है क्या केंद्र त्रिकोण में बनी है या 6, 8, 12 में बनी है या तीसरे में, 11वें में या दूसरे में बनी है। इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा बारीकी से, थोड़ा ध्यान से जोर लगाकर ध्यान का हम उसको स्टडी करेंगे तो हमें साफ साफ रिजल्ट का पता चल जाएगा भी ये ग्रह क्या कहना चाहते हैं और क्या फल देना चाहते हैं। मैंने आपके समक्ष भाई मेष राशि की पत्रिका बनाई है, या यूं कहे यह काल पुरुष की कुंडली भी है। अब देखिए त्रिकोण के स्वामी, लगन का स्वामी जो है मंगल है और पंचम का स्वामी सूर्य और नवम का स्वामी गुरु है। लगन का स्वामी मंगल,
पंचम का स्वामी सूर्य और नवम का स्वामी गुरु। अगर ये युति बनाते हैं, युति बनाने का अर्थ है साथ में बैठते हैं कहीं भी, है नहीं? तो इसमें मंगल क्या है? नैसर्गिक तौर पर अशुभ ग्रह है। सूर्य क्या है? नैसर्गिक तौर पर अशुभ ग्रह है। और गुरु क्या है? नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है। तो अगर मंगल और सूर्य की युति होती है तो अशुभ और अशुभ की होगी। सूर्य और गुरु की होती है, एक शुभ है और एक अशुभ है। और मंगल और गुरु की होती है, एक अशुभ है और एक शुभ है। या तीनों इकट्ठे बैठते हैं, दो अशुभ है एक शुभ है। परंतु देखने की बात यह है कि ये तीनों आपस में मित्र हैं, तीनों आपस में मित्र हैं। तो यहां युति जो है शुभ की शुभ के साथ भी हो सकती है, अशुभ की अशुभ के साथ भी हो सकती है, अशुभ की शुभ के साथ भी हो सकती है। युति किसी के साथ भी नैसर्गिक तौर पर ग्रहों की बात चल रही है। अब देखिए, हम अक्सर पीछे हमने पढ़ा होगा कि केंद्र त्रिकोण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग में क्या है? एक ग्रह जो है त्रिकोण का स्वामी हो, दूसरा केंद्र का स्वामी हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य, ये केंद्र त्रिकोण राज हो गया। इनमें आपस में मित्रता है तो अच्छा है, तो अच्छी बात है। मंगल और सूर्य की, क्योंकि मंगल केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। या मंगल और चंद्रमा की आपस में मित्र हैं। चंद्रमा और गुरु की, और सूर्य और अगर शुक्र की होती है, सूर्य और शुक्र की युति होती है, हम कहेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। या हम यूं कहें सूर्य और मंगल की भी, मंगल, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी भी है, केंद्र का स्वामी भी है और लग्नेश है नहीं? तो इसमें ये तो ठीक है, ये भी अच्छा है, मगर सूर्य और शुक्र के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, क्या फल उतना देगा? उतना का अर्थ क्या हुआ? नहीं? क्योंकि शुक्र सप्तम का केंद्र का स्वामी तो है, मगर साथ साथ में दूसरे का भी है, तब यहां पे उतना शब्द लगाया गया, उतना, है नहीं? हाँ, ये बात सही है कि शुक्र 6, 8, 12 का स्वामित्व नहीं रखता। 6, 8, 12 का स्वामित्व केंद्र के स्वामी के साथ अगर 6, 8, 12 का स्वामी होता तो फल राजयोग का नहीं होना था। जैसे यहां गुरु की बात करें या मंगल के साथ करें, क्योंकि मंगल लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी है, तो उसके होते हुए या गुरु के साथ युति होते हुए वो 12वें का है, तो हम यहां पे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, यहां पे हम अनदेखी कर सकते हैं, मगर केंद्र का स्वामी है और 6, 8, 12 का स्वामी है, तो वहां इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूर्य शुक्र यहां पे दूसरे धन भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 का नहीं, तो उतना
फल अच्छा होगा, राजयोग का होगा, वो नहीं कह सकते। जितना सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और मंगल का। अब और अगर सूर्य और शनि का बात करें, सूर्य और शनि की बात, यहां पे दोनों केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहे हैं। क्या शनि लगन का मित्र है? नहीं है। ना लग्नेश इसको कर्मेश को मानता, ना कर्मेश लग्नेश को मित्र मानता है नहीं। और दूसरा, शनि जो है वो 11वें का स्वामी है, तो उतना फल अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये है कि ये 6, 8, 12 का स्वामित्व नहीं रखते। तो इसके अलावा अगर हम देखें सूर्य, शुक्र प्लस गुरु, सूर्य, शुक्र प्लस गुरु, तीनों की युति है, तीनों की युति है। सूर्य कहाँ का स्वामी है? त्रिकोण का स्वामी है। शुक्र केंद्र का स्वामी है और गुरु नवेश भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ 12वें का स्वामी भी है। मगर सप्तम, शुक्र जो है सप्तम के स्वामी होने के साथ धन स्थान का स्वामी भी है। अब जब इनकी दशा आएगी तो उस समय 12वें भाव को छोड़कर सभी भाव का अच्छा फल मिलेगा। 12वें भाव को छोड़कर बाकी धन स्थान का भी अच्छा मिलेगा और पंचम का, नवम का और सप्तम का फल भी अच्छा मिलेगा। और अगर शुक्र की जगह हम शनि कहें, शुक्र की जगह हम शनि को कहें, तो शनि क्या है? 10वें और 11वें का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी नहीं है। शुक्र केंद्र और धन स्थान का स्वामी है और सूर्य की ना तो शुक्र से मित्रता है ना ही शनि से मित्रता है और शुक्र और शनि दोनों की लगन से भी मित्रता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में फल कथन अच्छा नहीं होता कहेंगे, क्योंकि ये लगन को कमजोर करते हैं। लगन को ये ऐसे में लगन को कमजोर कर देते हैं। और अब देखिए, अगर सूर्य के साथ शुक्र की जगह हम बुध के लगा लें, बुध को ले लें, बुध कहाँ का स्वामी है? बुध तीसरे और छठे का स्वामी, तीसरे और छठे का स्वामी है। कुंडली में सबसे अधिक अशुभ फल देने वाला बुध ही है, सबसे अशुभ फल देने वाला बुध ही है। तो सूर्य, बुध और शनि की जो है तीसरे और छठे का स्वामी है, तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। और इसकी जगह पर अगर मंगल, चंद्रमा और शुक्र होता, मंगल, चंद्रमा और शुक्र होता,
तो ये उससे भी, इससे भी बुरा फल देता। इससे ये तो बुरा था ही था, मगर ये इससे भी बुरा फल देता। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि जिन जिन की युति है, हम केंद्र त्रिकोण राजयोग तो कह देते हैं, है ना, मगर ये देखना है कि जो योग बना रहे हैं, जो ग्रह, उनमें आपस में मित्रता है। क्या वो लगन या लग्नेश के कहिए उनके साथ मित्रता रखते हैं? कहीं उनके जो दूसरा भाव है, अगर वो त्रिकोण के स्वामी नहीं, केंद्र के स्वामी के साथ साथ 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तो वो फल कैसे ठीक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसके साथ हमें भावों की स्वामित्व, अगर स्थिति के साथ आगे पंचम भाव के स्वामित्व, भाव का स्वामित्व, अगर पांचवी बात नोट करें तो क्या है? भाव का स्वामित्व। भावों के जो स्वामित्व हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। और जो चौथी बात यहाँ लिखे स्थिति, अगर राजयोग तो बन रहा है, कहिए यार केंद्र त्रिकोण की बजाय कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि ग्रह शुभ और अशुभ जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे को गुणों को ग्रहण करते हैं, और जहां पे बैठते हैं वहां पर भी प्रभाव छोड़ते हैं। अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे तो राजयोग नहीं है। अगर चंद्रमा और सूर्य केंद्र त्रिकोण की बजाय 6, 8, 12 में बैठेंगे तो कहने को राजयोग है, मगर स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। फल जो है, क्योंकि यहां बैठे तो यहां का फल भी तो करेंगे, यहां का फल भी होगा। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि उनकी युति हुई कहां पे है। अगर युति बढ़ोतरी स्थान में हुई है, धन स्थान में हुई है, या पराक्रम स्थान में हुई है, केंद्र त्रिकोण भी है, तो भी हम कह देंगे अच्छा है, उतना अच्छा नहीं, अच्छा है। परंतु अगर 6, 8, 12 में इनकी युति होती है, ये 4, 5 बातें नैसर्गिक तौर पे वो शुभ या अशुभ है तत्कालिक तौर पर, और दूसरी काल पुरुष के मुताबिक उनकी, ये तो मेष लग्न की कुंडली है तो हम कहेंगे तो वही शो करेंगे। अगर हम इसको किसी और लग्न की बनाएंगे तो हम देखेंगे कि एक स्वामित्व क्या है काल पुरुष की कुंडली में, उनका भाव का स्वामित्व। भाव का स्वामित्व जैसे 6, 8, 12 में अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली होती तो बुध काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 3 और 6 का स्वामित्व भी रखता है। भाव कौन से? 6 और 3 और 6 का स्वामित्व भी रखता है। अरे क्योंकि बुध फिर पंचम और दूसरे का स्वामी होना था, मगर काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक वो तीसरे और छठे का ही स्वामी है, उसका भी असर होगा काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि युति जो है आपस में मित्रों की हुई है, मित्र शत्रु की हुई है, और केंद्र त्रिकोण में हुई है, वो उन कौन कौन से स्वामित्व रखते हैं, है ना। अगर त्रिकोण के साथ साथ किसी दूसरे तीसरे 11वें 6, 8, 12 में का है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं,
मगर अगर केंद्र के स्वामी हैं तो उसके उतना फल नहीं होगा। अगर 2, 3, 11 के साथ साथ की बजाय 6, 8, 12 के हैं और केंद्र के हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फल कैसा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में मित्र हैं, केंद्र त्रिकोण तो राजयोग बन गया, यानी सूर्य और शनि ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, मान लो केंद्र त्रिकोण में ही है, मगर शनि जो है यहाँ पे 11वें का स्वामित्व रखता है, 11वें का स्वामित्व रखता है। तो उस समय जैसे वृष लग्न की अगर कुंडली होगी तो गुरु जो है अष्टम और 11वें का स्वामित्व होगा, अष्टम और 11वें का स्वामित्व रखता है। तो वहाँ इस कुंडली में गुरु सबसे अशुभ है, वृष राशि की कुंडली में। तो इन बातों का ध्यान रखकर ही हमें फल कथन करना चाहिए। क्या वो आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं? क्योंकि जब युति बनाते हैं तो वो तत्कालिक तौर पर शत्रु हो गए, तत्कालिक तौर पर शत्रु हो गए। अगर वो मित्र हैं, नैसर्गिक तौर पर मित्र हैं, तो वो दोनों सम हो गए। क्योंकि जब युति होती है किसी ग्रह की भी हो, चाहे मित्र मित्र की हो, चाहे मित्र शत्रु की हो, तो तत्कालिक तौर पर तो वो शत्रु हो गए। अगर वो नैसर्गिक तौर पर भी शत्रु हैं तो वो अति शत्रु हो गए, उस बात का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग में वो नैसर्गिक तौर पर मित्र हैं तो उनके तत्कालिक शत्रु होने का प्रभाव नहीं है, तो ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर नैसर्गिक तौर पे मित्र हैं और 6, 8 केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो उनका तत्कालिक तौर पर जो शत्रुता का प्रभाव है, शत्रुता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो कृपया इन बातों का ध्यान रखिए जब भी आप फल कथन करने। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आई, अगर किसी बात की कमी है तो मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा।